जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत के साबका फौजी ब्रिगेडियर और एनालिस्ट हैं। आप इनको इंडियन मीडिया पे देखते रहते हैं, जनाब ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। थैंक यू सर। सर, आज जिस अहम मौजू पे आपसे बात करनी है, और आप एक फौजी भी हैं, तो आपको जारी बात है पूरी जिंदगी आपने इन चीजों से देखा है, गुजरे हैं। फिर आपका एक एनालिसिस है और आप टीवी पे भी बात करते रहते हैं। तो सर, हाउ डू यू सी रिसेंटली जो कल जनरल बाजवा साहब और उससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, दोनों ने एक ही बात की है। ये इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था वहां पे। तो ये जो बाजवा साहब ने कहा है कि हमें माजी को भूल के आगे जाना पड़ेगा। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट सर? देखिए, इसका दौर जो है वो शुरू हुआ था फरवरी के महीने में। अगर आपको याद होगा, 2 फरवरी को जनरल कमर बाजवा ने पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में, वहां पे जब वो अपना वैलेडिक्टरी एड्रेस दे रहे थे, वहां पे भी उन्होंने कुछ इस प्रकार की ही तमन्ना जाहिर की थी। उस वक्त भी उनकी तमन्ना के साथ साथ एक शर्त लगी हुई थी। उसके चंद दिन बाद आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इमरान खान जी के सलाहकार, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। उसके बाद दोनों देश के डीजीएमओ की बातचीत हुई और सीज फायर को मेंटेन करने की सुलह दोनों देशों के बीच में हुई, जो कि एक बहुत खुशामदीद था। उसके बीच में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जब आपके उधर सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा था, वहां एक तकरीर की थी मुजफ्फराबाद में। वो तकरीर हिंदुस्तान में बड़े ध्यान से सुनी गई और उस तकरीर में उन्होंने भी अमन की इच्छा जताई, लेकिन वहां पे भी शर्त रखी गई कि जब तक 370 बहाल नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत नहीं करेगा। और जब सीज फायर का समझौता, मैं समझौता नहीं कहूंगा, लेकिन सीज फायर मेंटेन करने की दोनों देशों की आपस में सुलह हो गई, उसके बाद आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। देखिए साहब, इससे कहीं ना कहीं एक शक की सुई जो थी वो हमारे दिमाग में चलनी शुरू हुई। अभी तक पीस फायर टिकी हुई है, सीज फायर टिकी हुई है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि सालों दर साल टिकी रहे। लेकिन जो कल कमर बाजवा साहब ने कहा और उससे एक दिन पहले सिक्योरिटी डायलॉग के शुरू में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो इन स्टेटमेंट्स में कॉमनैलिटी है। वो कॉमनैलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अब की नहीं, ये भुट्टो साहब के जमाने से चलती आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ी बात कहूं तो भुट्टो साहब से लेके इमरान खान की जो स्टेटमेंट जब भी आती हैं भारत के साथ पीस अमन के लिए, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो शायद थोड़ा बहुत ही फर्क होगा उन बयानबाजियों में। उसी तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ से लेके अब जनरल कमर बाजवा तक जो बयानात आए हैं, वो बयानात भी कहीं ना कहीं कुछ मैसेज लेकर आए हैं और कुछ उनमें छुपा हुआ है। मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए, 2018 में भी जनरल कमर बाजवा ने ऐसे ही एक बयान दिया था और वहां पर भी उन्होंने कश्मीर की शर्त रखी थी। 2015 में जनरल राहिल शरीफ ने, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इसी प्रकार का बयान दिया था। 2012 में जब आपके फौजी सियाचिन के बेस में मारे गए थे, तब जनरल कियानी ने भी ये इस प्रकार की स्टेटमेंट दी थी और वही जनरल कियानी ने उसके बाद मुंबई अटैक्स की प्लानिंग भी की थी आईएसआई के साथ मिलकर। तो कहने का मतलब यह है कि बयान तो आते हैं, हम बयान सुनते भी हैं, बड़ी उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की कथनी और करनी एक जैसी नहीं हुई है। ये बड़ी अफसोस की बात है। जिस दिन पाकिस्तान की कथनी और करनी एक जैसी हो जाएगी, तो फिर तो मैं कहता हूं बातचीत की
सुलह की जरूरत ही नहीं है, सुलह अपने आप हो जाएगी। तो ये मेरी छोटी सी जो सोच है जो उन्होंने कहा उसके बारे में। नहीं ब्रिगेडियर साहब, देखिए एक है कि भारत और पाक, देखिए दोनों ममालिक के डीजीएमओ लेवल की जो बात हुई उससे पहले बहुत पीछे काम हो रहा था, ठीक है जी। इंडिया के फौजी, पाकिस्तान के फौजी रिटायर्ड जो हैं और डिप्लोमेट्स बड़ा काम कर रहे थे इस पे, दोनों ममालिक के थे। तो इसका मतलब है कि दोनों ममालिक में कोशिश है सीज फायर को की थी, तो वो कामयाब हुई। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, तो देखिए अगर आप ये कहें कि देखिए जी आप हर वक्त क्वेश्चन मार्क डालते रहें कि नहीं भाई आपकी करनी ऐसी है, आपकी बोलना ऐसा है और करना ऐसा है, अगर आप समझेंगे कि हर वक्त क्वेश्चन मार्क शक का वो लगाएंगे, तो डेफिनेटली देखिए चीजें तो पहले ही मुअत्तल हुई हुई हैं। चीजें जितनी मुअत्तल हुई हुई हैं, खराब हुई हुई हैं, अगर नहीं होगी तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, फिर हमें भी कौन सी परवाह होगी। लेकिन लीडरशिप वो होती है जो अवाम की तरह नहीं सोचती। लीडर के दरमियान और अवाम के दरमियान तो यही फर्क होता है ना। सो लीडर वो देख रहा होता है जो अवाम को नहीं पता होता। सो इसी तरह पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप वो देख रही है जो अवाम नहीं देख रही। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि एक है जो अवाम में नैरेटिव बना हुआ है ब्रिगेडियर साहब, आप क्योंकि सीजन्ड मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग में आपका किरदार रहा है, आपके इस वक्त बहुत सारे दोस्त फौज में होंगे, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है मैं उसको जानना चाहता हूं कि वो भी क्या इसी तरह अवाम की सतह का सोचती है, या वो इस सोचती है कि नहीं भाई हमें एक बड़े पैमाने पे जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से मैच्योर ऑफर्स आ रही हैं तो हमें इन चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। नहीं, ये देखिए अवाम की सोच नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो आम अवाम की सोच नहीं है, ये एक एनालिस्ट की सोच है। और एक सिंगल वर्ड आता है ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कैसे हुआ, और उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? सिर्फ बातचीत की ऑफर से ये नहीं हो जाता कि अमन आ जाएगा। बातचीत की ऑफर बहुत पहली बहुत बार आ चुकी है, ये नई बात नहीं है। लेकिन जब भी बातचीत की ऑफर आती है, आप देख लीजिए तब से लेकर अब तक क्या कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई? सिंसियरिटी, लैक ऑफ सिंसियरिटी, इखलास की कमी है। ठीक है, हम तो इखलास ढूंढ रहे हैं, हम तो यकीन दहानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा काम किया नहीं गया जिससे कि हम ये मान जाए कि हाँ इस बारी ये शायद इसमें सिंसियरिटी है, इसमें इखलास है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप एक तरफ सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उस पर सीज फायर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सीज फायर को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कश्मीर के अंदर लोन वुल्फ अटैक के लिए दहशतगर्दों को तैयार कर रहे हैं। आप हेली ड्रॉपिंग, आप ड्रोन ड्रॉपिंग करते हैं, आप वहां से स्टिकी बॉम्ब भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो कैसे यकीन किया जाए कि आपकी जो नीयत है वो सही है? अब आप कोई ना कोई काम तो कीजिए ना, कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि हमें पता लगे कि भाई इस बारी जो हमने रेड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, आप उन रेड लाइंस को मानने को तैयार हो। आखिरकार ब्रिगेडियर साहब मुझे बात बताएं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब से मुंबई ब्लास्ट हुए उसके बाद तो कोई एक्टिव चीज नहीं हुई, ना कोई समझौता एक्सप्रेस, ना कारोबार, ना चीजें नॉर्मल हुई, कोई बेसिक कोई दोस्ती बस सर्विस थी, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी उसी तरह चीजें चल रही हैं जिस तरह हैं। और अगर आप फॉर अ मोमेंट अगर आप हर चीज को कश्मीर से लिंक कर देंगे, जो कि माजी में गलती ब्रिगेडियर साहब हम करते रहे हैं, हम ये गलती करते रहे हैं कि जब भारत हमें कहता था आओ बात करें, इकोनॉमी पे बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें, हम कश्मीर से नथी कर देते थे। अभी हम चाहते हैं कि कश्मीर से आगे होके ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो समझौता एक्सप्रेस है, दोस्ती बस सर्विस है, तजारत है, इन चीजों को देखा, इन चीजों के ऊपर सोचा जाए। जब ये 1 2 3 4 5 चीजें चलेंगी, नॉर्मलाइजेशन होती जाएगी, तो देखें अब कश्मीर भी बड़ा उसी तरह नॉर्मल हो जाएगा, उसके ऊपर भी डायलॉग शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ हुआ है नहीं और आप पहले ही हम पे एक ही वो घिसा फिटा इल्जाम है कि जी आप ये फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे तो चीज नहीं होगी। ममालिक जो है वो लोगों की तरह, गली मोहल्ले की तरह तो हम बातें नहीं कर सकते कि मैं कहूँ आप हमारे भी आपसे 50 गिले हैं, मैं करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ वे फॉरवर्ड चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बात आगे की तरफ चले। गिले मुझे नहीं आते क्या,
मुझे नहीं पता, अगर मैंने इल्जाम लगाना हो भारत में तो मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 ये चीजें शुरू हों, कोई भी, जिससे चीजें एक दफा आगे चले, फिर बाद में हम, अगर आपको गिला होगा तो हम दूर करेंगे, अगर हमें गिला होगा तो आपको दूर करेंगे, लेकिन बैठे रहें और कहीं नहीं मुझे आप पे शक है, आपकी करनी ऐसी है, आपका कहना इस तरह, तो आप समझते हैं ऐसी चीजें बेहतर हो जाएंगी? कमर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, हम भी यही चाहते हैं, और आप जो चाह रहे हैं वो भी हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके लीडरान के जो बयान आए हैं, आपने कहा कश्मीर को नतीक नहीं करना चाहते, आप कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, पर आप दोनों बयान पढ़िए, जनरल कमर बाजवा का बयान पढ़िए और इमरान खान का बयान पढ़िए, दोनों में कश्मीर इज द सेंट्रल इशू। वो कहते हैं कश्मीर इज द कोर इशू, कश्मीर इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। ये अब हाल के बयान में जो कह रहे हैं, अगर ये सोच में उनके, अगर आपके लीडरान की सोच में बदली नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि जमीन में हालात बदली होंगे? हम तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट चाहते हैं, हिंदुस्तान बहुत देर से कह रहा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। आपने बात की समझौता एक्सप्रेस नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, कैसे चलाएं? अगर आप एलओसी वर्क सर्विस हो रही थी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और हमारे बीच में, उसमें आप हथियार डाल के भेजते थे, हीरोइन भेजते थे, और वो सब इसको आप हवाला का एक जरिया बनाकर रखते थे, तो कैसे किया जाएगा? देखिए, हम भी एक खुद मुख्तार देश है, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इस प्रकार किसी के पास गिरवी रख के नहीं आए हैं। हम बहुत आपके जनरल कमर बाजवा और इमरान खान दोनों ने कल ये भी कहा, और मैं उस बात के लिए उनको तारीफ करता हूं, उन्होंने कहा कि हमारे इस ऑफर को कमजोरी ना समझा जाए। यस, एक गैरतमंद मुल्क के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप भी हमारी इन चीजों को कमजोरी मत समझिए ना। हमारी दोस्ती की जो ऑफर है, हमारी जो दोस्ती की इच्छा है, उसको आप कमजोरी मत समझिए और उसका गैर कानूनी तरीके से फायदा ना उठाने की कोशिश कीजिए ना। ये बात कह रहा हूं कमर साहब मैं। बिल्कुल, आपने ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही बात की है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जी आप कहते हैं जी कश्मीर जो है वो बात है। देखिए, अगर ब्रिगेडियर साहब पिछले 75 साल में जो सेंट्रल कोर इश्यू वो तो कश्मीर ही रहा है ना, वो बदला तो नहीं है। सो जब आप टेबल पे बैठते हैं तो जाहिर बात है पहले दिन तो कश्मीर पे बात नहीं होगी, बात तो कहीं और से शुरू होगी। बात तो कश्मीर पे बात तो नहीं हो सकती ना कि आप पहले दिन ही कश्मीर का मसला हल करें, उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन जिस चीज से आपने नॉर्मलाइज करना है, चीजों को थोड़ा ठंडा करना है, वो तो और होती है। वैसे ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि ये तो चलता रहेगा, लेकिन मेरी जाती राय है कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब ने जो कश्मीर का जिक्र किया है वो तो जाहिर बात है कोर इशू है, लेकिन जाहिर बात है बातें कहीं और से शुरू होनी है, तब आखिर में जाके कश्मीर होगा। लेकिन मुझे ये बताएं, जो मैं आपसे, क्योंकि आप इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को समझते हैं, ये इतनी दफा पाकिस्तान से बयान आने के बावजूद इंडिया से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हाउ डू यू सी दिस सर? इंडिया इज स्टडीइंग योर स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली. We don't want to jump the gun, because as I told you, once bitten twice shy. We have been bitten many times. So we are studying our leadership, our the concerned bureaucrats. They are studying your offers. They are going to nitty and gritties. They are also getting input from various other agencies. Like you said, there were many other channels working. Yes, those channels were working, and those channels also are giving inputs. वो दे रहे हैं, तो जरूर बयानात आएगा। हमारा पार्लियामेंट सेशन में है, आप, और ज्यादातर जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो पार्लियामेंट के बाहर बयान नहीं दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार का कोई बयान आना होगा तो आप वेट कीजिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की डिमांड्स के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है तो शायद इसके ऊपर कुछ जिक्र किया जाए। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ ने 3-4 बातें की। उन्होंने कहा जी हम लास्टिंग एंड एंड्योरिंग पीस चाहते हैं, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर नेबरिंग एंड रीजनल कंट्रीज। सो जो अक्सर कहा जाता है जी कि पाकिस्तान कभी खालिस्तान की बात करते हैं, ये वो, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। हम जो रीजनल ट्रेड है या कनेक्टिविटी उसको बूस्ट करना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं जिसमें इकोनॉमिक हब्स हो, इन्वेस्टमेंट हो। सो पाकिस्तान जो है ब्रिगेडियर साहब, वो प्योरली स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो रहा है, और आप ऑलरेडी जियो इकोनॉमिक में पूरे इंडो पैसिफिक में हर जगह एंगेज हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड इन पाकिस्तान विद द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप? आपको पता है कि मिलिट्री का बड़ा इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज एंड शिफ्ट इन पाकिस्तान? इट्स अ वेरी वेलकम ट्रेंड, बहुत ही खुशामदीद ट्रेंड है, और ये ट्रेंड मैं काफी देर से स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि जब से
आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक्स भी ले लिया। देखिए पहले तो सिर्फ डिफेंस और फॉरेन, पहले डिफेंस था, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स के ऊपर रावलपिंडी ने कब्जा कर लिया, और अब कुछ देर से इकोनॉमिक्स के ऊपर भी कब्जा कर रखा था। तब से मैं देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। जनरल बाजवा की ये स्टेटमेंट कि दफा के ऊपर इतना खर्च नहीं होना चाहिए, हम आर्म्स रेस में नहीं आए हैं, लेकिन आपको मैं कह दूं ये गलतफहमी है, क्योंकि सिपरी की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि इस साल जो माली ये साल है, सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदने वाला नेशन पाकिस्तान है, और ये खरीदारी जो फरोख्त की गई है ये चीन से की गई है, सिपरी की रिपोर्ट है। तो उसमें भी करने में फर्क है, पर जो भी है, पर वो सोच रहे हैं इस बात के ऊपर, और बहुत खासकर पाकिस्तान के लिए वो जरूरी है। जिस देश का 25% बजट जो है वो डिफेंस के ऊपर चला जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है, खासकर जिसकी जीडीपी कम है, ग्रो इनकम नहीं है, उसके लिए बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छी सोच है। यहां तक जियो इकोनॉमिक्स का सवाल है, मैम तो कहते हैं आपने हमें एमएनएफ स्टेटस क्यों नहीं दिया, क्या रोकता आपको? दीजिए, पहल कीजिए ना, दीजिए हमें एमएनएफ स्टेटस, हमने दिया था आपको, आप क्यों नहीं देते एमएनएफ स्टेटस? क्यों नहीं आप 1 to 1 लाते? लेट्स मेक ए प्लेइंग लेवल फील्ड। एग्री विथ यू 100%, आपने सही कहा, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए एमएफएन स्टेटस देने में। आपने 1991 में हमें दिया था, हमने हॉस्टिलिटी और जो शो की हम नहीं दिया, उसका हमें नुकसान हुआ और हमें देना चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक बात मैं आपको यहां पे करेक्ट कर दूं, मेरे सामने इस वक्त सिपरी की स्टेटमेंट पड़ी हुई है, मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और वो इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ना हम वेपन्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है कल। तो मैंने बेसिकली वीडियो बनाई थी कि इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट किया, क्या वेपन एक्सपोर्ट कर सकता है? मैं आपको लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं, 2010 से लेकर 14 तक इंडिया दुनिया का 14% असला इंपोर्ट कर रहा था। 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया दुनिया का 9.2% असला इंपोर्ट कर रहा था। मैं जरा बताने लगा, पाकिस्तान ने 2010 से 14 में 4.5% दुनिया का असला इंपोर्ट किया, और 2015 से 19 में 2.6। आपका और हमारा फर्क 9.2 आपने किया, हमने 2.6 किया। सुनिएगा, और इसमें हमने जो चाइना, रशिया और इटली से ज्यादा असला लिया। लेकिन दोनों मुल्कों की एक पॉजिटिव चीज ब्रिगेडियर साहब बता दूं आपको, सिपरी की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, वो ये कहते हैं कि 2010 से लेकर 2019 तक जितना असला तो खरीदा, लेकिन अभी भारत ने तकरीबन 32% असला खरीदना कम किया और पाकिस्तान ने 39% असला खरीदना कम किया। ये मैं सिपरी की रिपोर्ट मैं कहते थे आपको भी व्हाट्सएप भी कर देता हूं, और मैं क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, मैंने कल वीडियो बनाई है, और भारत तकरीबन दुनिया में 23वें नंबर पे, 23rd नंबर पे असला एक्सपोर्टर है। दुनिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 0.2% आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि अच्छी चीज, आपको हम भी करते हैं, हम भी $1 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, आप भी इतनी करते हैं। सो हम ब्रिगेडियर साहब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आई स्टडी इसका जवाब दे लूं मैं, इसका जवाब दे लूं मैं। तो कमर साहब देखिए, आपके पास डाटा है, मेरे पास डाटा नहीं है, इसलिए मैं बहस नहीं करूंगा। लेकिन मैंने भी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा था जो मैंने कहा है। अगर आप सब डाटा कह रहे हो, 2020 की बात कर रहा है, आप 2019 तक का डाटा दिया है, फिर भी मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, मैं आपकी बात पे जाता हूं। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, भारत एक्सपोर्ट करता ही नहीं था, हमने अभी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। लेकिन एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी फौज के लिए भी यहां पे असला बनाएंगे, यही नहीं, हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आपको मालूम है किस प्रकार एक्सपोर्ट हो रही हैं, हमारे लाइट LAC तेजाज के लिए डिमांड आई है, हमारा जो MBT है उसके लिए डिमांड आई है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आ रहे हैं। 0.1% जो वर्ल्ड कप करते थे, बहुत पुरानी बात है, बट आर्म्स एक्सपोर्ट वी आर डूइंग विद ए ग्रेट केयर which every country does, because we do not want any armed proliferation. आर्म्स रेस नहीं शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने ब्रिगेडियर साहब, और मैं समझता हूं कि जिस तरह हमने भी बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंस थी औरों के ऊपर, हमने भी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बढ़ाया था ताकि इंडिजिनस प्रोडक्शन कर सकें। और हमने तो आपका भी मैं देख रहा था, तकरीबन $1 अरब का आपने एक्सला पिछले साल बेचा, हमने भी इतना ही तकरीबन बेचा। बट एनी हो, द रियल क्वेश्चन एंड द थिंग इज के एक तो आपका ये कहना था कि जी आपकी लीडरशिप वेट एंड सी, हाँ जी, वेट कर रही है, सेशन चल रहा है,
दूसरा, आपने पर्सनली कहा कि वी स्टिल हैव द डाउट्स। आई पर्सनली फाइंड आउट के डाउट्स खत्म हो सकते हैं जब आप बात करना शुरू करते हैं। जिस तरह हमने डीजीएमओ लेवल टॉक्स पे बात की, और जो कल बाजवा साहब ने कहा आए इन्वेस्ट करें सोसाइटी पे, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत पहले कहा था वो गुर्बत खत्म करें। आई थिंक द लीडरशिप वांट्स थिंग्स सेम, लेकिन जो हमें चीज चाहिए वो ये है कि हमें बात करनी है। जब हम बात करेंगे तो थिंग्स विल बी मच बेटर। भारतीय जनता पार्टी की 3 साल पहले जो एनुअल हुई थी कार्यकारिणी जिसे हम कहते हैं केरला के अंदर, वहां की सरजमी से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया था आय गुर्बत करे खत्म करें, खासकर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। तो जैसा मैंने कहा, हमारी जो लीडरशिप की नीयत है, हमारे देश की नीयत है, हमारी जनता की नीयत है, वो बिल्कुल साफ है। हम तो गुर्बत को तो खत्म करना ही चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अमन, गुर्बत के साथ साथ अमन आए। और देखिए, हम पिछली बार हमने बात की थी साइनोवैक की, और हमारा कोविशील्ड भी आपके पास पहुंच गया है। तो आप देखिए, आपने मांगा भी नहीं, फिर भी हमने दे दिया। और रिश्तों में थोड़ी बहुत मैं थॉ जिसको कहते हैं वो है। इमरान खान साहब हमारे हवाई स्पेस से उठ के भी गए, श्रीलंका गए, और भी कई चीजें थोड़ी बहुत हो रही हैं। मुझे मालूम है क्या क्या हो रहा है, पर अभी जब तक होगा नहीं हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड पे होना चाहिए और जिस यकीन दहानी के साथ होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पे अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है। ये मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा। और आपने बिल्कुल साफ कहा, कश्मीर को आइसोलेट कीजिए, फिर देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को क्लोज करता हूं। और जो आज आप वैसे भी सफेद शर्ट पहन के, सलवार कमीज पहन के आए हैं और अमन का पैगाम लेके आए हैं, रियली ग्रेटफुल फॉर यू। तो सर इंशाल्लाह बात होती रहेगी, डिस्कशन होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कंवर साहब। तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत